Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh, and this is fourth chapter class 7th NCERT Geography. और बुक का जो टाइटल है आर इन्वायरमेंट, उसमें जो ये चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एयर, बिकॉज अगर हम नॉर्मल एयर की बात करते हैं इट इज़ मिक्स ऑफ डिफरेंट गैसेस जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज blanket of air called atmosphere, and all living beings on this earth depends on the atmosphere. So atmosphere पे ही डिपेंड करता है हमारा सर्वाइवल. आप कह सकते हो कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. तो उसी आप कह सकते हो कि क्योंकि सिर्फ हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हैं, इट इज़ लाइक द मिक्सचर ऑफ गैसेस. बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है जिसको हम इनहेल करते हैं, और उसी का जो कंपोजिशन है दिया हुआ है यहाँ पे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ये कई बार क्वेश्चन आता है गैसेस को लेके. और नाइट्रोजन हुई, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, आर्गन, तो उसी को लेके बात करते हैं. सो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी विल बी बेक्ड अलाइव by the heat of sun during day and frozen during the night. बिकॉज ये जो एटमॉस्फेयर है एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है. यहाँ पे कंपोजिशन जो दिया हुआ है, बिकॉज अगर ये प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं होगी तो हम कहते हैं ना भुट्टे की तरह भुन जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो केक की तरह बेक हो जाएंगे. और अगर नाइट में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि हम सब फ्रीज हो जाएंगे. तो ये एटमॉस्फेयर जो है एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है. यहाँ पे जो कि फिगर दी हुई है उसको एक बार अच्छे से देखते हैं कि उसमें एक्चुअली दिया क्या हुआ है. सो क्वेश्चन पूछा गया, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो कि मैंने आपको बताया नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है मेनली, विच मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर ऑल्सो फाउंड, बट दैट इज इन वेरी लेस क्वांटिटी. बहुत कम क्वांटिटी में ये जो दूसरी गैसें हैं वो पाई जाती हैं. जो कंपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है. उसके अलावा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है. उसके अलावा 0.93% आर्गन होती है, और बाकी जो भी 0.04% जो होती है वो दूसरी गैसेस होती हैं. तो ये पूरा जो कह सकते हो कि आप पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है. जो कंपोजिशन है गैसेस का वो इस फिगर में दिया हुआ है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. तो आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर उसको टिक मार्क कर सकते हो कि आपको अगर गैसेस आप कह सकते हो गैसेस कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन आता है मेंस में, या फिर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर नाइट्रोजन का कंपोजिशन, प्रेजेंस, परसेंटेज ऑक्सीजन का, वो सारी आती हैं. तो वी कैन यूज़ दैट फिगर ऑल्सो. सो पाई चार्ट में वही चीज़ मेंशन की गई है कि पाई चार्ट में जो भी कंपोजिशन है वो दिया गया है नाइट्रोजन का हो, और उसके अलावा वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, बट प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. जो कि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए सर्वाइवल का काम करती है. जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन क्या बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स में होते हैं, और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है नाइट्रोजन से. तो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विच इज मेंशन्ड हियर, बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सॉइल, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड टेक इन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड चेंज इनटू फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. जो सर्वाइवल होता है वो कर सकते हैं. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. जो कि सबसे जो सेकेंड मोस्ट एबंडेंस है ऑक्सीजन की, सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है 0.03% है. तो ये जो है कंपोजिशन दिया गया है मेनली, उसके बारे में बात की गई है. जैसे ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस बाय ह्यूमन एंड एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस. तो जो जितनी भी जो भी आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो प्लांट्स उतना ही ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं. उसकी वजह से जो है बैलेंस मेंटेन रहता है, और उसी की वजह से आप कह सकते हो ऑक्सीजन और
कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का बैलेंस बना रहता है प्रॉपरली। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लास 6 के उसमें दिया हुआ था, उसमें मीजोस्फीयर जो भी 5 लेयर्स थी उसके बारे में बताया गया था, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो उसी का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले इस फिगर को फाइंड आउट करते हैं कि इसमें एक्चुअली दिया क्या हुआ है, क्योंकि हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ था। सो अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर की, टिल 10 दैट इज इन किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर है। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, ट्रोपोस्फीयर है। और आप कह सकते हो कि स्ट्रेटोस्फीयर से जस्ट नीचे ट्रोपोपॉज होता है, और ट्रोपोस्फीयर से ऊपर की तरफ, तो बीच में जो लेयर होती है 10 किलोमीटर पे, उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। उसके ऊपर 20 किलोमीटर पे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, और ओजोन लेयर भी इसी जोन में होती है। उसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर आता है 30 किलोमीटर पे, और 30 किलोमीटर मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में स्ट्रेटोपॉज होता है। सो इट इज़ अराउंड 45 किलोमीटर पे होता है। और उसके बाद 60 किलोमीटर पे मीजोस्फीयर होता है, उसके ऊपर मीजोपॉज होता है। थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में मीजोपॉज, जो कि 80 से 85 किलोमीटर के बीच में होता है मीजोपॉज जनरली। थर्मोस्फीयर 100 किलोमीटर्स पे आता है, और उसके बाद जो अबव जितना भी एटमॉस्फेयर है वो एक्सोस्फीयर में आता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटोस्फीयर का, जो भी मेनली यहाँ पे हाइट 50 किलोमीटर दी हुई है। तो जो मेनली यहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर तक का जो एरिया दिया हुआ है, आप कह सकते हैं स्ट्रेटोपॉज तक पूरा स्ट्रेटोस्फीयर है ट्रोपोस्फीयर से, तो ये 50 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रोपोस्फीयर का जो एरिया है 13 किलोमीटर तक का एवरेज दिया हुआ है, तो 13 किलोमीटर हमें याद रखनी है। उसके अलावा ओजोन लेयर भी यहीं पे इसी में होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन। अगर मीजोस्फीयर की बात करते हैं तो 80 किलोमीटर तक का है हाइट में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की, सो 100 किलोमीटर का जो 80 से 400 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें थर्मोस्फीयर आ जाता है। और उसके बाद एक्सोस्फीयर है, 400 के बाद जितना भी एरिया बचता है पूरे जो यूनिवर्स में, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। सो दैट इज़ अ वेरी थिन लेयर, और यू कैन से अब थिन एयर लाइट गैसेज हैं, जैसे हीलियम वगैरह, हाइड्रोजन फ्लोट करती है एनवायरनमेंट में, और जैसे स्पेस वगैरह पे, तो ये एक्सोस्फीयर कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट एक 1 डे सिनेरियो कह सकते हो कि आज दिन बहुत तेज़ धूप थी, कल थोड़ी बारिश है। लेकिन क्लाइमेट एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो 2, 4, 6 साल को देख के ऑब्जर्व करके क्लाइमेटिक कंडीशन बनाई जाती है। जैसे हम किसी अदर प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, किस तरीके का रहता है जनरली, तो हम क्लाइमेट देख के जाते हैं। वेदर तो एक नॉर्मल लोकल फिनोमिना भी कह सकते हो, और एक शॉर्ट ड्यूरेशन फिनोमिना है, बट क्लाइमेट एक लॉन्ग ड्यूरेशन फिनोमिना है, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 6th ऑल्सो. So here mentioned that the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. तो लॉन्ग टर्म के लिए है यहाँ पे. अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर विच यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, एंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. जो भी आप कह सकते हो कि हॉटनेस और कोल्डनेस है किसी भी दिन की, कि आज 10 डिग्री टेम्परेचर था, आज 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो हॉटनेस और कोल्डनेस को ही टेम्परेचर कहा जाता है. सो इट इज़ मेंशन दैट जो भी आप कह सकते हो कि जो टेम्परेचर चेंज होता है, एटमॉस्फेयरिक चेंजेस होते हैं, वो दिन या रात में चेंजेस नहीं होते हैं. दैट इज़ लाइक सीजन टू सीजन भी चेंज होते हैं. सो समर्स आर हॉटर देन विंटर. तो ये जो है सीजनल चेंज है. एंड एन इम्पॉर्टेंस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन. जो भी आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन, और इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ. सो इंसोलेशन कहते हैं जो किसी सरफेस पे जो सनलाइट पड़ती है उसको कैप्चर करके एक डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में अर्थ एक्सेप्ट करती है और इंटरप्रेट करती है. इंटर रिसेप्टेड होती है ये.
and that is called, the insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. So earth उसको accept करती है और insolation decreases from the equator towards the pole. So equator से पोल की तरफ जाने पे जो है insolation decrease होता है, या आप कह सकते हो कि जो एनर्जी को कंज्यूम करके उसको कंजर्व किया जाता है, तो वो प्लेन से और पोल्स की तरफ आप जाते हो या इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो वो डिक्रीज होती है. सिमिलरली temperature decreases in the same manner. Now you can understand that poles are covered with snow. If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. Because अगर आप शहरों की बात करते हो, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप कह सकते हो कार्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे एसी वगैरह की वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है. सो अगर आप बात करोगे, आप गांव के एरिया में जाते हो, अभी मैं गांव से आई, तो वहाँ का टेम्परेचर यहाँ के मुकाबले, भले ही वहाँ पे एसी नहीं था, लेकिन यहाँ के मुकाबले वहाँ पे फिर भी ब्रीदर था, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, खेत हैं, खेत खलियान है, पानी लग रहा है वहाँ पे और क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है. सिमिलरली यहाँ पे भी मेंशन किया गया है. सो द concrete and melts in buildings and the asphalts of roads get heated up during the day. So कि जो roads होती है कंक्रीट की वो हीट अप होती हैं और गर्मी उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है. दैट इज़ वाई दिन में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बट नाइट में कूल डाउन हो जाता है, उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. अगर हम एयर प्रेशर की बात करते हैं, सो here that is the statement mentioned that you will be surprised to know that air above us pressure us with a great force on our bodies. So अगर हम air pressure की बात करते हैं, so you will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our body. जैसे आप कहते हो कि ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं तो एक फोर्स पड़ता है हमारे बॉडी पे, तो उसकी वजह से, बट हमें ना वो फील नहीं होता. बट दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स काउंटर प्रेशर. उसकी जो हमारी बॉडी भी रिपेल करती है उस प्रेशर को, और उसी की वजह से एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. उतना ही प्रेशर अर्थ सरफेस भी डालती है जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पर पड़ता है. एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फेल्स रैपिडली. जैसे ही ऊपर ऊपर जाते हैं हम एटमॉस्फेरिक लेयर में तो प्रेशर हमें ज़्यादा फील होता है. जैसे हाइट पे जाते हैं सी लेवल से, और अगर आप बात करते हो एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट, जैसे कि प्रेशर ऊपर हम जाते रहते हैं, एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट. सो हाइट से डिक्रीज होता रहता है. उसके अलावा हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस. इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस. तो जहाँ पे एयर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है. So here mention the areas having lower temperature. The air is cold. जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, हवा जो है वहाँ की ठंडी होती है. And it is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने लग जाता है. और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाई प्रेशर एसोसिएटेड विद क्लियर एंड स्काई, सनी स्काई. तो जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे क्लियर स्काई होता है और धूप छाई हुई होती है वहाँ पे. उसके अलावा अगर बात करते हैं द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. सो हाई से लो की तरफ हमेशा मूव करती है. विंड की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ विंड भी आता है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है वो एक बार देख लेते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट मेजर्स टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. इट वॉज इन्वेंटेड बाई Anders Celsius.
on the Celsius scale the water freeze at 0 degree temperature and boils at 100 degree temperature. ये तो हमें पता है बचपन से. On the moon there is no air and hence no air pressure. Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst and the astronauts would bleed. तो क्योंकि एयर प्रेशर जो होता है वो जो बॉडी पे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसकी वजह से जो भी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाएंगे उनकी बॉडी या आप कह सकते हो कि जो वेसल्स होंगी वो फट जाएंगी, उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और या फिर बॉडी ब्लीड करने लग जाती है. अगर हम विंड की बात करते हैं, if we talk about wind, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. जो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हवाएं बहती हैं उसको विंड कहा जाता है. सो आप इजीली देख सकते हो, यू कैन सी द विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट एंड अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. जैसे उखड़ जाती हैं पत्तियाँ, उनकी जो भी सॉफ्टनेस है वो लीव्स जो पत्तियाँ उड़ जाती हैं. और उसके अलावा कह सकते हो कि जो रूट्स उखड़ जाती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, तो वो विंड के कारण उखड़ते हैं, जो उनका जो प्रेशर होता है. सो अगर हम बात करते हैं, समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट. डस्ट पार्टिकल की फॉर्म में या स्मोक की फॉर्म में बहती है. उसके अलावा यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला और अ विंडी डे. अगर आप बात करते हो कि जब आंधी में जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो मम्मी मना करती है कि बाहर मत निकलो. अम्ब्रेला भी जैसे बारिश हो रही होती है लेकिन तेज़ हवा चलती है तो भी हम बाहर नहीं निकलते, बिकॉज जैसे बहुत सारे न्यूज़ में आता है कि होर्डिंग्स वगैरह उखड़ के नीचे गिर जाती हैं, अम्ब्रेला आपके हाथ से छूट सकता है या फिर अम्ब्रेला का जो भी नीचे की तरफ जो फोल्ड्स हैं वो ऊपर की तरफ वो अम्ब्रेला फट जाता है, ऊपर की तरफ फैल जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे कभी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, इसीलिए मना किया जाता है. सो वी टॉक अबाउट परमानेंट विंड्स, seasonal winds and local winds. So there are 3 types of winds. This is broadly divided into 3 types. If we talk about permanent wind, so that अगर हम परमानेंट विंड की बारे में बात करेंगे तो जैसे ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, दीज आर परमानेंट विंड्स. दीज ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो अगर आप इक्वेटर से बात करते हैं इस पे 0 डिग्री, ठीक है, ये प्रेशर बेल्ट है या डोलड्रम कह सकते हो. इक्वेटर में 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ. सो ये डोलड्रम बेल्ट है. इक्वेटोरियल लो कहते हो आप इसको, या जनरली कहा जाता है. 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. सो नॉर्थ रीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करेंगी और साउथ पोल में कह सकते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में कहा जाता है, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करती है. उसके बाद जो अदर रीजन होता है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या हॉर्स लैटिट्यूड्स का रीजन है. और सिमिलरली आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं तो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और हॉर्स लैटिट्यूड्स कहा जाता है. वाई वी कॉल इट एज हॉर्स लैटिट्यूड, इसका भी एक स्टोरी है. आई विल डिस्कस इट लेटर इन दिस चैप्टर ओनली, या फिर मैं आपको बता दूंगी कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या था. उसके अलावा प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज जो कि 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बहती हैं. उसके अलावा सब पोलर लो प्रेशर और पोलर ईस्टर्लीज हाई प्रेशर बेल्ट. उसके बाद अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर ईस्टर्लीज हाई प्रेशर जो 90 डिग्रीज पे जो ऊपर की तरफ, जैसे टुंड्रा और टैगा के बारे में भी बात की गई है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होती है नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पे. अगर पोल्स की बात करते हैं तो पोल्स पे हाई प्रेशर होता है. और अगर हम बात करते हैं पोलर ईस्टर्लीज की, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही.
सो इनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बारे में प्रॉपर एक फिनोमिना है, तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगी मैं बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बस आपको अभी क्या करना है कि अभी आपको ये सिर्फ पोल से इक्वेटर की तरफ बहती हैं, ये चीज़ें बस ये फिगर देखनी है आपको। आई विल डिस्क्राइब इन डिफरेंट वीडियो एंड दैट इज़ इन स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। सो सीजनल विंड की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर मॉनसून में बहती हैं, उनको सीजनल विंड कहते हैं। लोकल विंड जैसे इंडिया में लू बोला जाता है, उसी तरह से वर्ल्ड में और भी बहुत सारे जगह पे, जैसे चिनूक सुना होगा आपने, और उसके अलावा और भी विंड्स हैं, आई मीन लोकल विंड्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे। अगर साइक्लोन की बात करते हैं, नेचर्स फरी एंड डिस्ट्रक्शन एंड कॉज बाय ए साइक्लोन, उड़ीसा का दिया हुआ है इंसिडेंट यहाँ पे, एंड बे ऑफ बंगाल 17 to 18 अक्टूबर 1999 का इंसिडेंट दिया हुआ है। दैट इज साइक्लोन हिट्स 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ स्टेट एंड अनदर सुपर साइक्लोन अकर्स largest portion of the state and damage causes very mainly due to 3 factors, that is velocity, rain and tidal surfaces, tidal surge। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लास्ट ईयर भी जो कच्छ रीजन में था, बे ऑफ बंगाल रीजन में भी था, तो साइक्लोन्स ऐसे आते रहते हैं और उसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। तो साइक्लोन्स का जो भी डिटेल्स हैं, साइक्लोन की डिटेल्स का यहाँ पे इंसिडेंट दिया हुआ है। तो एज सच साइक्लोन के बारे में जो बात कही जाती है जनरली, सो बहुत हैवी विंड्स होती हैं, हाई टाइड वाटर, या आप कह सकते हो कि जो सी लेवल होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से टाइड्स ऊपर उठती चली जाती हैं और जो उसके आसपास के एरिया उसको डैमेज करती चली जाती हैं। जैसे 2005 में सुनामी आया था, उसी तरह से यहाँ पे मेंशन किया है, दीज हाई वेलोसिटी विंड्स uprooted trees and damaged the Kutch houses, rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away। पूरा आसपास का रीजन जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद 20 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया था उसको इफेक्ट किया था उड़ीसा में। सो इसका एक इंसिडेंट ही दिया गया है, इसमें एज सच और चीज़ें नहीं दी गई। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम। सो जब नीचे सरफेस से पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, उसके बाद ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी को मतलब ये जो वाटर वेपर इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से ही रेनफॉल होता है। सो ये साइक्लोनिक रेनफॉल है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से साइक्लोनिक रेनफॉल का फॉर्मेशन होता है या साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। When the water vapor rises, it roots cooling, the water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water becomes too heavy, float in the air, they become down as precipitation। जो precipitation होता है या छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में इधर उधर घूमती रहती है। मॉइस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कह सकते हो आपकी बहुत ही मतलब मॉइस्ट वेदर होता है। सो प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। तो यही प्रेसिपिटेशन रेन की फॉर्म में नीचे गिरता है, जिसे बारिश कहा जाता है। सो दिस इज लाइक द होल फिनोमिना साइक्लोनिक रेनफॉल, एंड इसके जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। टिल देन स्टडी वेरी रिलीजियसली दीज चैप्टर्स, एंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एटमॉस्फेयर का जो चैप्टर है, अगर हम बात करते हैं यूपीएससी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। I will suggest you, I will request you, I will order you that study very religiously these chapters, and काफ़ी
प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद योर फ्रेंड्स। शेयर करो उनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि कोई भी अगर स्टार्टिंग से ही, इनिशियल फेज से ही अगर प्रिपरेशन कर रहा है सिविल सर्विसेज की, तो ये है कि यू विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर सक्सेस। एंड ये जो जर्नी है बहुत आसान नहीं होती, बहुत टफ होती है। हर एडवर्स कंडीशन में हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। सो टिल देन, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।